हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेंच एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इसका नाम है लूसेंट का निचोड़। 1000 क्वेश्चन मैं लूसेंट में से वो उठाऊंगा जो एक्चुअली एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले 150 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 150 ज्योग्राफी के, 150 पॉलिटी के, 100 क्वेश्चंस इकोनॉमी के, 200 साइंस के, 150 मिशनरी, लास्ट में 100 क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर के भी करवाऊंगा। सबसे पहले आज हम ये वाला पार्ट जो 150 क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के उसको शुरू करते हैं। हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखी है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट सबसे पहले आई थी, उसके बाद मेडिवल आई थी, उसके बाद आई थी मॉडर्न इंडिया। तो हम सबसे पहले एंशिएंट से शुरू करेंगे। ये सीरीज़ एकदम उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेगी जिस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो एंशिएंट इंडिया का पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसको इतिहास का पिता यानी इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा गया था? तो इसका आंसर है हीरोडोटस। हीरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता था और सबसे पहले ये नाम उनको सिकेरो, एक रोमन फिलोसोफर थे सिकेरो, उन्होंने दिया था, सिकेरो। वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, लेकिन ये नाम किसने दिया ऐसा भी शायद पूछ ले, इसलिए आप एक बार इस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसको बोला गया था? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला गया था लियोपोल्ड वॉन रैंके। फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वॉन रैंके, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। द हिस्ट्रीज नाम की किताब के लेखक कौन थे? द हिस्ट्रीज किताब के लेखक थे हीरोडोटस। हीरोडोटस को हिस्ट्रीज किताब लिखी थी तो उसका लेखक हीरोडोटस है। ये आपको इस किताब का नाम याद रखना पड़ेगा। इतिहास दोबारा दोहराता है, इतिहास हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये कथन किसका है? ये लाइन किसने बोली थी? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये वाली लाइन बोली थी कि हिस्ट्री दोबारा दोहराती है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला कौन सा शहर खुदाई में मिला था? सबसे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ सबसे पहले कौन सा मिला था? तो शहर मिला था हड़प्पा। इसी वजह से इसको बोला जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि पहला शहर जो मिला था इसका मिला था हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के साइड में है, इंडस रिवर है ये, उसके साइड में बसा था, इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? ये जो शब्द है सिंधु घाटी इंडस सिविलाइजेशन, इसका प्रयोग सबसे पहले करा था जोहन मार्शल ने करा था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो ये शहर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये रावी नदी के किनारे पर है, जो कि अब है पाकिस्तान में। ये अब शहर जो है पाकिस्तान में हो गया है बंटवारे के बाद। दक्षिणी सबसे आखिरी साइट कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे दक्षिणी, मतलब जो इस सिविलाइजेशन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका दैमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नीचे का पॉइंट है, उसका नाम है दैमाबाद। अब इसके बाद आप मुझे बताएं कि जो इसका नदर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट है और ये जो वेस्टर्न मोस्ट है, ये पॉइंट कौन कौन से हैं? जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बाद नदर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बाद है तुम्हारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो ये फैली हुई थी अलग पूरे बहुत बड़े एरिया में। इसके ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है दैमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैमाबाद। और जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है रोपर, जो पहले था, अब तो है, जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है पहले था रोपर, अब है मंडा। मंडा कहाँ पर है? मंडा है तुम्हारा
जम्मू एंड कश्मीर में, JK। अब जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो ईस्ट की तरफ सबसे आखिरी पॉइंट है, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है सतका जेंडर, सतका जेंडोर। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये नॉर्थर्न मोस्ट है मंडा JK, ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। द ग्रेट बाथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशाल स्नान घर, कहाँ मिला था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा एक इस तरीके से पूल टाइप का था, ऐसे उसमें उतरते थे, ऐसे नीचे गड्ढा सा बना हुआ है, उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी। अब इसमें ये उतर के नहाते थे या फिर कोई रिलीजियस काम होता था, कोई धार्मिक चीज़ें करते थे। अभी ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं है, अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग अपनी तरीके से आइडियोलॉजीज़ दे रखी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। बंदरगाह शहर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी कौन सी है? वो है लोथल। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो शहर था इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? उनका नाम है दयाराम साहनी। और जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की, उनका नाम था RD बनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट है, RD बनर्जी। डांसिंग गर्ल, एक ऐसा स्टैचू मिला था जिसमें एक लड़की नाच रही थी, इस तरीके का कोई एक मूर्ति मिली थी, वो कहाँ पर मिली थी? वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पेपर वगैरह में आए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आप पूरी वीडियो को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करें, क्योंकि एग्जैक्ट वो चीज़ें जो कई बार, एक बार नहीं 10 बार अब तक क्वेश्चन में आ चुकी हैं। अलग अलग SSC के एग्ज़ाम में, MTS, SSC, CGL सब में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कौन से जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए थे? शेर और गाय का कोई एविडेंस नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता से, उनका कुछ नहीं पता कि ये थे नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति थे एक, उनकी पूजा करते थे, और मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे। हड़प्पा में एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में कौन से वेद में लिखा गया है? हड़प्पा युद्ध के बारे में कौन से वेद में लिखा गया है? ऋग्वेद में एक ऐसा लिखा गया है कि हड़प्पा में युद्ध हुआ था, तब जाकर ये सब चीज़ें नष्ट हो गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल पर आते हैं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो अगला टॉपिक है वो वैदिक पीरियड ही है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कर रहे हैं। तो वेद का दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? जो वेदास जो थे उनको दूसरे नाम से क्या, उनका दूसरा नाम क्या है? अपोरेक्ष्य, अपोर्ष्य, ठीक है, ये इसका नाम है, इसको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आए थे। ऋग्वेद को 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया था। अब जो ये वाले हैं बाकी तीन, जो समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको 1000 से 600 BC के बीच में लिखा गया था। ऋग्वेद को किस जगह पर लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था इंडस नदी के वहाँ पर, इंडस प्लेन्स में, इंडस नदी के पास में रहते थे लोग, उन्होंने लिखा था। बाकी ये वेद को लिखे थे गंगा प्लेन्स में, गंगेटिक प्लेन्स, ये याद रखना, इनको लिखा गया था गंगेटिक प्लेन्स में। बाकी जो ऋग्वेद था इसको लिखा गया था जो इंडस प्लेन्स है उसके पास इसको लिखा गया था। बाकी जो वेदास हैं उनको अलग अलग तरीके से बांट रखा है, जिसमें संहिताज हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरण्यकास हो गए, उपनिषद्स हो गए, ये हम आगे देखते हैं। मंत्र की किताब किसको बोला गया है? बुक ऑफ चैंट्स बोला गया है सामवेद को। सामवेद को क्या बोला गया है? बुक ऑफ चैंट्स, मंत्र की किताब बोला गया है सामवेद को। यजुर्वेद को क्या बोलते थे? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। यजुर्वेद है उसको बोलते थे बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। और यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांट रखा था, एक था कृष्ण यजुर्वेद, एक था शुक्ल यजुर्वेद।
अब जो सामवेद था उसको बोलते हैं बुक ऑफ चैंट्स। इसके अंदर है 1549 वर्सेज हैं इसके अंदर। इसके अंदर है 1549 वर्ष मंत्र हैं, जो चैंट्स होते हैं जिसको मंत्र बोलते हैं। इसमें 1549 मंत्र हैं। अथर्ववेद को बोलते हैं बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। अथर्ववेद को बोलते हैं बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। इसके बाद जंगलों की किताब किसको बोला गया है? अरयंकाज को बोला गया। अरयंकाज जंगलों में लिखी गई थी, इनको बोला गया है बुक ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की किताब अरयंकाज। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हैं 108। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद ऐसे होते थे जो टीचर होते हैं, टीचर के जो गुरु होते थे और चेले होते थे, आपस में बातें कर रहे हैं, उसमें उनका कन्वर्सेशन क्या हो रहा है उसको वो लिख देते थे, उसको वो एक बुक में लिख देते थे कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी, उनको बोलते थे हम उपनिषद। टोटल हैं 108 उपनिषद, समझे। अरयंकाज हैं बुक ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चंस क्या हैं। रामायण का दूसरा नाम क्या है? रामायण का दूसरा नाम है आदि काव्य। रामायण का दूसरा नाम है आदि काव्य, समझे। और महाभारत का दूसरा नाम है शत संहिता। शत संहिता, महाभारत को बोलते हैं शत संहिता। रामायण को बोलते हैं हम दूसरे नाम से आदि काव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार ये आए भी हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। रामायण के अंदर कितने श्लोक हैं? रामायण के अंदर श्लोक हैं 24,000। रामायण के जो अंदर जो श्लोक हैं 24,000 है, और जो महाभारत है उसके अंदर श्लोक हैं 1 लाख। एक सेकेंड, 1 लाख श्लोक। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तभी इसको शत संहिता बोलते हैं, समझ रहे हो। इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तभी इसी वजह से इसको बोलते हैं शत संहिता। आगे देखते हैं हम क्या है। जो महाभारत है इसको हमने कई हिस्सों में बांट रखे हैं, चैप्टर्स होते हैं ना उसको बांट रखे हैं हमने, उनको बोलते हैं हम परवान। चैप्टर्स में बांट रखे हैं, उन चैप्टर्स को बोलते हैं हम परवान। और इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भीष्म परवान, जिसमें से भगवत गीता, जिसमें से भीष्म परवान में से ही है भगवत गीता, जो है वो महाभारत के एक चैप्टर है भीष्म परवान, उसमें से ही उठाई गई है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण, ये भी आप याद रखना। देन उसके बाद हम पूछते हैं प्री मौर्यन, जो प्री मौर्यम टाइम है, मौर्य वंश से पहले का, जब मौर्य वंश शुरू हुआ था उससे पहले का कौन सा टाइम था, उस पर अब हम पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। हरियंका राजवंश की खोज किसने की थी? हरियंका डायनेस्टी जो है उसकी खोज किसने की थी? हरियंका डायनेस्टी की खोज करी थी हमारे बिंबिसार ने। हरियंका डायनेस्टी किसने खोज करी थी? बिंबिसार उनका नाम था। कब करी थी इन्होंने खोज? 544 BC में। 544 BC में हरियंका डायनेस्टी की खोज करी थी बिंबिसार ने। इन्हीं के टाइम पे गौतम बुद्धा इनके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब जब ये रहते थे, जब ये जीवित थे तो इनके टाइम पे ही गौतम बुद्धा भी थे। और इन्होंने अंगा एक जगह है वहाँ पर कब्ज़ा करा था। देन उसके बाद कई सारी चीज़ें जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। नई सिटी जो बनी थी, इन्होंने एक सिटी का निर्माण करा था जिसका नाम था राजगृह। राजगृह शहर इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, इनको मार देते इनके ही बेटे ने, अजातशत्रु ने। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अजातशत्रु। देन उसके बाद अजातशत्रु के बाद जो प्री मौर्यन डायनेस्टी, मतलब हरियंका डायनेस्टी के जो राजा बने थे उनका नाम था उदयिन। उदयिन के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि आज के टाइम के पटना की खोज करी थी। उदयिन के बारे में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद उदयिन के बाद क्या था कि शिशुनागा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। शिशुनागा डायनेस्टी से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। देन उसके बाद नंदा डायनेस्टी शुरू हो गई थी। नंदा डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से, एक सेकेंड। सर्वशंताकी किसको कहा जाता था? इनका नाम था महापद्मा नंदा। ये नंदा डायनेस्टी से एक क्वेश्चन उठाया मैंने। सर्वशंताकी किसको कहा जाता है? उनका नाम है महापद्मा नंदा। नंद राजवंश का आखिरी राजा कौन था? धनानंद।
नंद राजवंश का आखिरी राजा था धनानंद। इसके बाद अलेक्जेंडर को किसने हराया था? धनानंद के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसको कोई नहीं हरा पाता था, जब ये आ रहा था यहाँ पर भारत में हमला करने, तो कश्मीर में पहले इनकी एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ, जो वहाँ का एक राजा था कश्मीर का, पोरस, उससे पहले इनकी एक लड़ाई हुई थी। देन उसके बाद ये इतने थक गए थे कि यहाँ पर ये आ ही नहीं पाए, मतलब इनके जो सैनिक थे उन्होंने हार मान ली थी, तो फिर ये वापस ऊपर मतलब अपने वहीं चले गए। तो इसको माना जाता है कि धनानंदा की वजह से वो आगे नहीं आ पाए थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर हाथी देखे थे, उससे पहले उन लोगों ने हाथी देखे ही नहीं थे। लेकिन जो धनानंद था, इनकी आर्मी में बहुत सारे हाथी थे, तो वो उनके सैनिक उनसे डर गए थे, तो उसके बाद वो चले गए। देन उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, अब यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ से कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, बाकी वो हम अभी देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो कि मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे थोड़े। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिस्ट डायनेस्टी की खोज करी थी 563 BC में, एक सेकेंड, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पापा का नाम था, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोधमा, और इनकी मदर का नाम था महामाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और किस जगह पे ये पैदा हुए थे? उस जगह का नाम था लुम्बिवना। लुम्बिवना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन है लुम्बिवना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद पिता पिता का किसकी लेखन है? जो बुद्ध जो होते हैं, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, इनमें जो इनकी रिलीजियस बुक होती है उनमें एक पिटाका भी आता है, पिताका नहीं पिटाका, वो बुद्धिस्ट की ही लेखन है, मतलब बुद्धिस्ट के लिए ही वो रिलीजियस बुक्स हैं। तो अगर कहीं भी पिटाके के बारे में पूछे तो आपको आंसर बुद्धिस्ट ही लगाना पड़ेगा। जैन, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम जैन के बारे में देखते हैं। हाँ, एक बार बुद्ध के बारे में कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो गौतम बुद्ध थे, ये अपने घर से निकल गए थे एक टीचिंग के लिए, मतलब सही चीज़ की होती हैं उस तरीके की एक नॉलेज लेने के लिए यहाँ से अपने घर से निकल गए थे। और इन्होंने 35 की एज में एक पीपल ट्री, जिसको बोला गया था उरुवेला, एक जगह है वहाँ पर पीपल ट्री के नीचे बैठ के इन्होंने निर्वाण करा था। बोध गया जगह का नाम है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है उरुवेला। कौन से शहर में था? बोध गया। कौन सी रिवर, मतलब कौन सी नदी के साइड में था वो? निरंजना, जिसका आज के नाम पे, उस नदी का आज के टाइम पे नाम है फाल्गु। उस नदी के नीचे बैठ के इन्होंने एनलाइटमेंट मतलब निर्वाणा करा था। और कब तक करा था? 35 की आफ्टर 49 डेज़, मतलब 49 दिन तक ये उसके नीचे बैठे रहे थे। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि किस जगह पर ये इस तरीके से एनलाइटमेंट निर्वाणा करने के लिए बैठे थे। तो उस जगह का नाम है बोध गया, समझे। अब थोड़ा सा जैन के बारे में पढ़ते हैं। जैन में क्या है? 24 तीर्थंकर आए थे। जैन जो ये रिलीजन है, इसमें माना जाता है कि 24 तीर्थंकर थे, और उनमें सबसे लास्ट तीर्थंकर थे महावीरा। सबसे पहले तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव थे, सबसे पहले इनमें तीर्थंकर, और जो लास्ट थे उसका नाम था महावीरा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम, इसके बारे में इतना ही है, क्योंकि अब इन टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत ही कम, कहीं कहीं दिख गए तो दिख गए, वरना बिल्कुल भी इनमें से क्वेश्चंस आज के टाइम पे तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड मतलब जो मौर्यन पीरियड था उसके बारे में देखते हैं, वहाँ पर क्या था। मेगास्थनीस किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीस आए थे हमारे यहाँ पर। सेल्यूकस निकेटर के ये अम्बेसडर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये हमारे देश में आए थे, और इन्होंने यहाँ पर आकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इंडिका वाला, क्योंकि बहुत ही आता है। मेगास्थनीस ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। बिंदुसार जो था, इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इनके बेटे थे बिंदुसार, वो राजा बने थे मौर्यन डायनेस्टी के। उनको क्या बोलते थे ग्रीक के लोग? उनको बोलते थे एमिट्रोचेट्स। बिंदुसार को ग्रीक के लोग बोलते थे एमिट्रोचेट्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ पर राजा बने थे।
इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कलिंग का युद्ध किसके राजकाल में हुआ था? कलिंग का युद्ध किसके राजकाल में हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अशोक के टाइम पर हुआ था। बिंदुसार के बाद उनके राजा बने थे, वहाँ के मौर्यन डायनेस्टी के अगले राजा बने थे अशोका, और ये उनके टाइम पे हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करने की ठान ली थी, क्योंकि इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी। कलिंग वॉर हुआ था अशोका के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अशोका को किस नाम से जाना जाता था? देवप्रिय के नाम से जाना जाता था। और आखिरी मौर्यन वंश के राजा कौन थे? बृहद्देव। बृहद्देव जो थे आखिरी मौर्यन वंश के राजा थे। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड। उसके बाद आता है हमारा गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल, उसके बाद शुरू हो जाता है। गुप्ता काल को, किस काल को स्वर्ण काल, गोल्डन एज बोला जाता है? वो थे गुप्त काल को ही गोल्डन एज बोला जाता है हमारे इंडिया का। सबसे पहले महाराजा धीराज का उपनाम किसने हासिल करा? सबसे पहले महाराजा धीराज का उपमान चंद्रगुप्त मौर्य वन ने हासिल करा, और जो इनको ही सबसे पहले महाराजा धीराज बोला गया था। इलाहाबाद प्रशिष्टि, इलाहाबाद प्रशिष्टि मतलब प्रशिष्टि बोलते हैं कि जो राजा अपने बारे में कुछ भी चीज़ें लिखवा रहे हैं रोक पे या फिर दीवारों पे या फिर किसी भी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं प्रशिष्टि। इलाहाबाद के जो एक वो है पिलर है, उस पर लिखा गया है कौन से राजा के बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में तारीफ़ें लिखी गई है उसमें काफ़ी। इंडिया का नेपोलियन बोला जाता था समुद्रगुप्त को, सही है। कविराज भी इनको ही बोला जाता है, क्योंकि ये कवि भी थे और ये वीणा बजाते थे। वीणा जो होती है उसको बजाते थे। इनके कॉइन्स पे भी इनका वीणा का फोटो था, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वीणा बजाना पसंद करते थे। इसके बाद विक्रमादित्य का नाम किसको दिया गया था? सबसे पहले विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त टू को दिया गया था। चंद्रगुप्त टू के दरबार में ही नवरत्न हुआ करते थे। चंद्रगुप्त टू जो थे उनके दरबार में ही नवरत्न हुआ करते थे। अब आगे का देखते हैं। और डायनेस्टी कौन सी थी? हर्षवर्धन की थी एक डायनेस्टी, जिसको जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हर्षवर्धन वाला, हर्षवर्धन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्यन रूलर थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। चालुक्यन एक रूलर थे, पुलकेशिन टू, उन्होंने हर्षवर्धन को एक लड़ाई में हरा दिया था। नर्मदा के तट पे हुई थी वो लड़ाई। नर्मदा जो था उसके, नर्मदा रिवर के पास हुई थी। ह्वेनसेंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्वेनसेंग किसके राजकाल में भारत आए थे? ह्वेनसेंग हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आए थे। कुंभ मेला किसने शुरू किया था? कुंभ मेला हर्षवर्धन ने शुरू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी बाना भट्ट ने, जो एक कोर्ट पोइट थे। हर्ष के दरबार में ही, हर्षवर्धन के दरबार में एक पोइट थे, उन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी। अब एक कादम्बरी के लेखक भी बाना भट्ट थे। और हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता? शिलादित्य के नाम से इनको जाना जाता था। आज ये 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री के कंप्लीट करूँ, ताकि वीडियो ये आगे के क्वेश्चन, जबकि मैंने लिख रखे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ये हम आगे कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि आगे अगली पार्ट में हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस।